देखो फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स के बारे में कंप्लीटली अपने जान लिया, प्रेशर अपन ने स्टार्ट किया था और प्रेशर के कुछ यूनिट्स वगैरह अपन ने देख लिए थे, फॉर्मूला देख लिया था। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और ये भी देख लिया था कि कैसे उसमें वेरिएशन आता है फोर्स और एरिया में, कैसे क्या रिलेशन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रेशर फोर्स के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया उस पर कम होना चाहिए, तभी वो प्रेशर बढ़ा हुआ वहाँ पे फील होगा। अगर फोर्स ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है तो भी फोर्स ज़्यादा है। तो डायरेक्टली अगर कोई चीज़, जैसे कि इसमें आप ये बोल सकते हैं कि P इक्वल्स, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और P इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये दो फॉर्मूला अपन ने देखे थे। आज हम इन्हीं फॉर्मूला को डेली लाइफ में यूज करेंगे कि डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिनको आप प्रेशर को फील कर सकते हो और क्यों ऐसा होता है इसके पीछे की साइंस आप जान सकते हो। ओके, तो देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर इन एवरीडे लाइफ। चलो एक एक करके देखते हैं। The drawing pin is broad base towards the thumb side and pointed towards the other end. This decreases the area of contact and the pressure exerted by the thumb increase. Thus preaching becomes easier। इसका मतलब जो एक तरह से जो बोर्ड पिन होती है ना, बोर्डिंग पिन, जो कि बोर्ड पे कुछ नोटिस वगैरह लगाए होते हैं, तो उसके ऊपर जो पिन लगाई जाती है वो गोल गोल होती है उसके ऊपर से, और आगे से वो एकदम नुकीली होती है। तो वो जो गोल गोल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है कि वो आपके थंब से उसका कॉन्टेक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़े। तो एरिया वहाँ पे क्या हो जाता है, वो एरिया बढ़ जाता है। और एरिया बढ़ेगा तो आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा उसके ऊपर, क्योंकि एरिया डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस तरह से अगर एरिया ज़्यादा है तो फोर्स या फिर प्रेशर आपको कम अप्लाई करना पड़ेगा। इसी से क्या होगा कि वो थोड़ा सा जोर लगाओगे तो ही वो उस बोर्ड में चली जाएगी। तो एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट देखो, जो डेजर्ट्स में जो एनिमल्स होते हैं उनके पैर जो है वो थोड़े से ब्रॉड होते हैं, थोड़े से वहाँ पे जो उनका एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए उनका जो वेट होता है या फिर जो फोर्स या फिर प्रेशर आप बोल सकते हो वो उस ज़मीन पे कम लगता है, क्योंकि वो एरिया बढ़ने से फोर्स और प्रेशर कम हो गया और जिससे उनके पैर जो है वो ज़मीन में नहीं धंसते हैं। इसीलिए डेजर्टिक एनिमल जैसे कैमल है वो आराम से चल सकता है किस पे? डेजर्ट जो लैंड होता है उसके ऊपर। नेक्स्ट देखो, फाउंडेशंस ऑफ हाई rise buildings are kept broad and wide so that they exert less pressure on the ground and do not sink in due to extremely high pressure of the building। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, कभी वो धंसती क्यों नहीं है ज़मीन के अंदर? ज़मीन के अंदर क्यों नहीं चली जाती है वो? क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कितना वेट होगा उसमें, लेकिन फिर भी वो नहीं जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होती है उसका जो बेस है बेटा वो उतना ही बड़ा बनाया जाता है। मतलब उसकी जो नींव होती है ना वो ज़्यादा बड़ी बनाई जाती है। इससे एरिया जो है वो यहाँ पे बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो गया। इसीलिए इसका बिल्डिंग का वजन चाहे कितना ही हो वो प्रेशर जो है कम फील होगा ग्राउंड पर। नेक्स्ट देखो, जो पोर्टर्स होते हैं वो अपने सिर के ऊपर जब वो सामान लेके जाते हैं तो वो कुछ बड़ा सा एक तरह से वो रखते हैं टर्बन टाइप में। तो उससे क्या होता है कि वो जो उसके सिर के ऊपर वो जो बड़ा सा जो टर्बन टाइप में उसने रखा है उससे क्या हो गया, एरिया बढ़ गया। अब जितना ज़्यादा एरिया, तो एरिया बढ़ा है यहाँ पे, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना। इसीलिए अपने सिर पे जितना बड़ा, तो आपको अगर सिर पे कोई सामान लेके जाना है तो आप कांटेक्ट उसका एरिया जो है वो बढ़ा दो। कांटेक्ट एरिया मतलब कि उससे पहले कोई सिर के ऊपर कोई ऐसे कोई आप लकड़ी का कोई फट्टा वगैरह रख लो, उसके ऊपर सामान रखो तो वो इजीली आप उसको कैरी कर सकते हो, उसका जो प्रेशर है वो आपके ऊपर कम लगेगा। स्कूल बैग के जो स्ट्रिप्स होते हैं देखा होगा आपने, कितने मोटे क्यों होते हैं? ये देखो, ये इतने छोटे छोटे क्यों होते हैं? ये छोटे छोटे भी तो हो सकते हैं ना। तो इतने चौड़े होने के पीछे रीजन यही है, एरिया बढ़ा देते हैं ये। जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा तो एरिया बढ़ा तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कम फील होगा आपको। फोर्स कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो है वो कम फील होगा आपको अपने शोल्डर्स पे। आ गया समझ में? यस सर। नेक्स्ट देखो,
जो बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, आपने देखा होगा कि उनके टायर इतने सारे क्यों होते हैं? वो 4 टायरों पे क्यों नहीं चल सकते? 4 टायर्स पे क्यों नहीं चल सकते? कई टायर, कई ट्रक होते हैं उस पर डबल डबल, पीछे के साइड में डबल डबल टायर होते हैं, एक ही टायर के पास दूसरा टायर। क्यों होता है ऐसा? रीजन है क्योंकि वो जितने ज्यादा टायर होंगे ना, उतना ही उसमें क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो उनके ऊपर प्रेशर जो है जमीन के ऊपर, वो प्रेशर कम लगेगा। प्रेशर कम लगेगा तो फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगा उसको आगे चलाने के लिए। इसीलिए उसके ऊपर कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए ज़्यादा टायर वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, बड़े बड़े जो ट्रक्स और जो भी लोडिंग जो व्हीकल होते हैं उनमें। तो डेली लाइफ में ये कुछ एग्जांपल्स थे, आया समझ में? इसके बाद एक एग्जांपल और देखो, जो रेलवे जो होती है, रेलवे जैसे ये रेल लाइन है, इस तरह से रेल लाइन देखी आपने, तो इनके बीच में ऐसे स्लीपर्स लगे होते हैं। स्लीपर्स का मतलब होता है सपोर्टिंग, इनके ऐसे नीचे जो है पत्थर के ऐसे सपोर्टिंग लगी रहती है। तो वो क्यों लगाई जाती है? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से जब रेल निकलती है, जब इसके ऊपर से रेल जा रही होती है, तो रेल जाने से उसके ऊपर प्रेशर आएगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को कम करने के लिए, जमीन के ऊपर प्रेशर को कम करने के लिए ये इसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ा देते हैं उस स्लीपर से। तो जितना ज्यादा स्लीपर चौड़ा होगा, वो चौड़ाई जो है उस स्लीपर के द्वारा उसका एरिया बढ़ गया, जमीन के ऊपर एरिया बढ़ गया, तो जितना भी फोर्स वो उस ट्रेन जो उसके ऊपर लगा रही है, उस पटरी के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे वो प्रेशर जो है वो जमीन के ऊपर कम फील होता है। इसीलिए ये जो पटरियां हैं ये जमीन में नीचे नहीं जाती है, दस्ती नहीं है। आया समझ में? रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ये स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं? चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ एरिया। एरिया के हिसाब से कुछ वेरिएशन देखते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है उसको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। फुटबॉल के जो एक तरह से जो स्टड्स जो होते हैं, जो एक तरह से जो फुटबॉल के जो बूट होते हैं उनमें स्टड्स होते हैं। अब वो कौन, देखो ये जो है इसका कॉन्टेक्ट एरिया जो है वो कम रखा जाता है, मिनिमम रखा जाता है, जिससे कि कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एरिया अगर कम है, एरिया अगर कम है तो फोर्स क्या, वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और प्रेशर ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा। तो देखो यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे कांटेक्ट, यहाँ पे ये एरिया कम है, तो जब फुटबॉलर यहाँ पे जब इसके ऊपर किक मारेगा, तो किक मारेगा कम एरिया होने की वजह से किक जो है उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा ऑटोमेटिकली। एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो जो फुटबॉल है वो स्पीडली आगे जाएगी। इसीलिए ऐसे जो है कांटेक्ट उनके जो सरफेस है वो थोड़े कम रखे जाते हैं। इसके बाद जो स्की जो करते हैं, मतलब कि जो बर्फ पे जो ऐसे फिसलने के लिए ये कुछ ऐसे स्कीज आती है, इनका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है, चौड़ा होता है। क्यों एरिया इतना चौड़ा क्यों रखा जाता है? क्योंकि जिस आइस के ऊपर से ये फिसलते हैं, वो आइस जो होती है वो थोड़ी सी एक तरह से लूज आइस होती है। अगर उसके ऊपर से ऐसे फिसलेंगे तो उसमें धंस जाएंगे। इसीलिए इसका एरिया बढ़ा देते हैं, ये जो स्कीज होती है ये, तो स्कीज का एरिया बढ़ेगा। यहाँ पे स्कीज का एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे फोर्स डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? यहाँ पे फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, जो कि उस पर्टिकुलर स्की को चलाने वाले जो ह्यूमन है उसमें है। तो उसका फोर्स कम हो जाएगा तो प्रेशर कम लगाएगा। अब प्रेशर कम लगाएगा तो वो उस आइस में धसेगा नहीं और आगे से आगे फिसलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप नाइफ से जो है सब्जी वगैरह काटते हो, तो उसमें जो एक तरह से जो जहां से सब्जी वगैरह काटते हो, तो नाइफ का जो कोना होता है ना, जहां से वो सब्जी कटती है, ये एकदम शार्प होता है, एकदम बारीक सी ब्लेड होती है। क्यों? क्योंकि बारीक, जितना बारीक होगा वो उतना ही उसका एरिया कम हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, तो जो फोर्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स डायरेक्टली क्या, एरिया से जुड़ा हुआ है। एरिया कम होगा तो फोर्स चाहे जो भी अप्लाई करोगे वो ज्यादा लगेगा वहां पे। तो फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस वजह से आपको प्रेशर ज्यादा वहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर और एरिया दोनों इक्वल है। जितना फोर्स लगाओगे वो सारा का सारा उसके ऊपर काटने में चला जाएगा, और वो इजीली जो वो जो सब्जी या फिर जो आप फ्रूट्स वगैरह काट रहे हो वो आसानी से कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि वो नाइफ का जो एक तरह से जो सरफेस होता है वहां पे एरिया बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग का जो बेस जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड रखा जाता है, जिससे कि वो उस बिल्डिंग का जो वेट है, वो जो फोर्स जो डाल रही होती है अपना वेट से, वो कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, और उससे
एक तरह से वो जो है ज़मीन में ना सिंक हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, देखो आगे देखो। प्रेशर एडजस्टेड बाय द लिक्विड्स एंड गैसेस, मतलब प्रेशर जो है वो लिक्विड और गैस होती है, वो भी उनमें भी कुछ प्रेशर होता है, उसके बारे में देखते हैं। If a liquid is filled in a container, then the exerts a pressure on the walls of the container. Similarly, gases too exerts pressure on the walls of their container. जिस भी कंटेनर में इनको रखा जाता है, ये अपने उस कंटेनर की दीवार के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो लगाए रखती है। प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में किस तरह से प्रेशर होता है उसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट को मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें क्या है कि एक बाल्टी है, उसमें पानी रखा गया है और पानी में आपको एक बलून फुलाना है पहले, और उस फुले हुए बलून को उस पानी में आपको दबा के देखना है। वो जो बलून जो आप उस पानी में दबाओगे, वो बलून उस पानी में दबने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो बार बार जो है वो सरफेस के ऊपर वो बलून जो है वो अपने आप को आने की कोशिश करेगा। तो वो बलून उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहा है बाहर आने के लिए, वो जो वाटर है वो उसको बाहर निकाल रहा है, क्योंकि वाटर जो है उसमें लिक्विड है, और लिक्विड जो है अपना प्रेशर जो है उसके ऊपर अप्लाई करता है, क्योंकि उसमें क्या है, एक तरह से एयर जो है वो उससे थोड़ी सी हल्की होती है, इस वजह से उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। ओके, बलून का ही एग्जांपल और देखो। आपने कभी ना कभी बलून को जो है वो ब्लॉक किया होगा, फुलाया होगा। कैसे? आप एक बलून को एक लिमिट तक ही उसको फुला सकते हो, एक लिमिट के बाद में बलून जो है वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। क्यों? क्योंकि बलून के अंदर जो आप जो एयर जो आप ब्लो करते हो, वो एयर जो है वो उस बलून की जो वॉल होती है, इनर जो वॉल होती है, उसके ऊपर प्रेशर लगा रही होती है। वो प्रेशर एक लिमिट तक ही वो जो बलून का मटेरियल है वो उसको सहन कर सकता है। एक लिमिट के बाद में वो जो प्रेशर जो है वो उस वॉल को तोड़ देता है, और इससे जो वो बलून है वो बर्स्ट हो जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि वो जो एयर और जो वाटर है, वाटर किस में, बाल्टी वाले एग्जाम्पल में वाटर, और वो जो बलून जो फूट रहा है उसमें एयर, दोनों ही अपनी तरफ से वहाँ पे क्या वॉल के ऊपर क्या प्रेशर वहाँ पे अप्लाई कर रही होती है। ये इसका रीज़न है। अब देखो इसमें आगे देखो। डिड यू नो दैट ऑल ऑफ अस आर immersed in a sea of air and are experience its pressure on all the time. This is called atmospheric pressure. अपने आसपास में जो एयर है वो भी अपने ऊपर प्रेशर लगा रही है, और उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वी विल लर्न अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द फॉलोइंग सेशन। In case of solids of the force can be applied in any direction with respect to the surface, but in liquids the force must be applied at right angles to the liquid surface. This is because fluids like liquids and gases are rest cannot still a tangential force. Therefore we state the pressure acting on the fluid instead of force. देखो इसमें ये बताया गया है कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जैसे कोई ईंट का कोई पत्थर है, अगर उसका आप देखोगे कि वो प्रेशर किधर लगा रहा है, तो वो उसका एक शेप होता है पर्टिकुलर, इसलिए आप उसका प्रेशर बता सकते हो कि उसका प्रेशर कहाँ लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन लिक्विड और जो गैस होती है वो तो ऐसे बिल्कुल ही उसका कोई शेप नहीं होता, तो वो अपने हर डायरेक्शन में जो है वो फोर्स और वो जो प्रेशर जो है वो लगा रहे होते हैं, लिक्विड और गैसेज। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि सॉलिड का आप प्रेशर और जो फोर्स है उसको एक डायरेक्शन में आप देख सकते हो, लेकिन लिक्विड्स और जो गैसेज हैं उनका, यानी कि फ्लूइड्स का आपको प्रेशर आपको पता नहीं लगेगा कि किस साइड में लग रहा है। तो वो एक तरह से ऑलमोस्ट हर साइड में उसका प्रेशर जो है वो आपको फील होता है। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हर साइड में आपको फील होता है, वाटर का जो प्रेशर है वो आपको हर साइड में फील होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसका आपको फोर्स और एरिया अगर पता है तो आप उसका प्रेशर फाइंड कर सकते हो। कैसे? देखो जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। एफ मीन्स फोर्स, ए मीन्स एरिया। तो जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है अपॉन एरिया, तो ये आपको पता है, तो वहाँ पे आप प्रेशर जो है वो फाइंड कर सकते हो। द प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी इन द बिकॉज
sorry, hydrostatic pressure is transmitted equal in all directions when force is applied, which shows that a definite direction is not associated with the pressure. अब ये जो फॉर्मूला है ये कब है, जब आपका डायरेक्शन जो है वो फोर्स की आपको पता है कि जैसे सॉलिड है उसमें डायरेक्शन पता है, इसलिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ जो लिक्विड्स होते हैं उन लिक्विड्स में आपको इस तरह का जो ये फॉर्मूला है वो काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको एक नया फॉर्मूला देखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक जो भी प्रेशर है, मतलब लिक्विड्स में जो प्रेशर लगता है उसकी डायरेक्शन एक तरह से एक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती, अलग अलग साइड में डायरेक्शन होती है, इस वजह से आपको उसका फोर्स का पता नहीं लगेगा और इसी वजह से इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है। देखो यूनिट्स ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है उसको देखो, सीजीएस एंड एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट्स में जो प्रेशर की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डाइन, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे इसको, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। डाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि डाइन है फोर्स की यूनिट। एसआई में सॉरी सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट जो है वो क्या है, डाइन, और एरिया उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। एसआई यूनिट में इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन क्यों, क्योंकि फोर्स की एसआई में यूनिट क्या है, न्यूटन, और एसआई में इसकी एरिया की यूनिट क्या है, मीटर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 1 पास्कल इक्वल्स 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये माइनस पावर 2 का मतलब क्या है, ये इसके अपॉन में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पर स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द 17th century. This discovery uncovered an interesting fact that air actually has weight. The weight of the atmospheric pressure down the Earth's surface and creates a pressure on it. The pressure at any point adjusted by the weight of the air above it is called atmospheric pressure. अब atmospheric pressure के बारे में देखते हैं क्या होता है। Atmospheric pressure is defined as the pressure exerted on any object by the weight of एयर अबाउ इट। अपने ऊपर जो भी एयर है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो एयर है वो उसके ऊपर जो प्रेशर डाल रही है, फिर जो फोर्स लगा रही है, उसे वो क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल इज अबाउट 100,000 पास्कल। इसका मतलब हो गया लगभग 100,000, मतलब कि 100 मल्टीप्लाई 1000 पास्कल। बहुत ज़्यादा वेट हो गया अपने ऊपर। ये जो वेट है ये बहुत ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट मान के चलो 2 एलिफेंट में जितना वेट होता है ना, उतना अपने ऊपर इतना प्रेशर लग रहा है। 2 एलिफेंट अगर आपके ऊपर खड़े कर दें उतना प्रेशर लग रहा है। आप बोलोगे कि सर हम दबते क्यों नहीं है, हमको फील ही नहीं होता एयर का प्रेशर। तो बेटा वो इसलिए है क्योंकि अपने जो ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल्स की जो बॉडी है उनमें ब्लड का भी प्रेशर होता है। आप देखते हो ना, बीपी जो ब्लड प्रेशर है ये इस प्रेशर को एक तरह से काउंटर करता है। बाहर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर अपने ह्यूमन बॉडीज में या फिर एनिमल जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडीज में ऐसा प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर जो है इसको काउंटर कर देता है, इस वजह से ये प्रेशर जो है फील नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ एल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये प्रेशर जो है वो भी बढ़ता जाता है, सॉरी कम होता जाता है। कैसे, सी लेवल, मतलब जो सी का लेवल है, ओशियन वगैरह जो लेवल है उसका एक ऊपर वाला जो सरफेस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एटमॉस्फेयर में एयर की क्वांटिटी कम होती जाती है, और जितनी क्वांटिटी एयर की कम होगी उतना ही प्रेशर अपने को कम फील होगा। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ में जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताया कि हाइट के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर जो है वो कम होता है क्योंकि एयर क्वांटिटी वहाँ पे कम हो रही होती है। अब अगर आप सडनली ऐसे अगर ऊंचाई पे जाते हो, जैसे अगर आप हिमालय पे चले गए तो वहाँ पे एयर की क्वांटिटी कम होगी, तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब आपके शरीर में तो उतना ही प्रेशर है जो कि सरफेस के ऊपर था, तो इससे तो आपके जो भी ब्लड वेसल्स है वो फटने का चांस रहता है, मतलब कि वो फट जाएगी। शरीर का जो प्रेशर है वो तो उसको बाहर निकालेगा ना, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया लेकिन ह्यूमन बॉडी का प्रेशर थोड़े ना कम हो गया, तो इस वजह से वो वेसल जो है वो बस्ट ना हो जाए, उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए
जो स्पेस मैन जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं या फिर बाद में जो ऐसे साइंटिस्ट होते हैं ऐसे हाइट पे काम करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक जो प्रेशराइज्ड जो सूट होता है उसको पहनते हैं। मतलब एक ऐसा सूट जिसके अंदर और बाहर प्रेशर का फील नहीं होता है, मतलब कि वो प्रेशर को मेंटेन कर लेता है अपने आप से। ऐसा वो सूट पहनते हैं जिससे कि उनमें इस तरह का जो ब्लड वेसल है वो और जो टिश्यूज है उनके ऐसे फटने का जो चांस है वो नहीं रहता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड के साथ में प्रेशर कम होता है, ये अपन ने देख लिया। अब देखते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। देखो प्रेशर इन लिक्विड्स, लिक्विड जो होती है मैंने आपको बता दिया कि लिक्विड्स में हर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रेशर वो लगा रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि किस तरह से लिक्विड की डेंसिटी है वो यहाँ पे डिपेंड करती है प्रेशर के लिए। ठीक है, ओके। देखो इसको आप डेली लाइफ में कैसे समझ सकते हो। कोई बकेट होती है, पानी की कोई बाल्टी है, उस पानी की बाल्टी में पानी भरा हुआ है। अब आप क्या करते हो कि आपके पास में कोई खाली कोई ग्लास है, उसको अगर आप उल्टा करके उस पानी के ऊपर ऐसे दबाते हो तो वो जो ग्लास है वो उस पानी में जाने से अपने आप को रोकता है। ठीक है, तो वो ग्लास उसको नहीं रोक रहा होता है, वो पानी उसको वापस से धक्का मार रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? ग्लास जो है उसमें एयर है और वाटर जो है वो अपने आप में लिक्विड है। तो वाटर और वो जो एयर है उन दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। डिफरेंट डेंसिटी की वजह से उनमें जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। तो जितनी ज़्यादा उसमें डेंसिटी होगी जिस भी मटेरियल में, वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर जितना ज़्यादा लगाएगा मतलब कि कौन लगा रहा है यहाँ पे? वाटर लगा रहा है। ज़्यादा प्रेशर किसका? वाटर का। तो जो एयर का जो प्रेशर है वो वाटर के प्रेशर से कम हो गया, इस वजह से वो जो वाटर का जो प्रेशर है वो उसको वापस से धक्का मार के अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करता है। तो ये एक रीज़न हो गया जिसकी वजह से लिक्विड्स जो है वो अपने आप में, जैसे वो पानी की बोतल वाला एग्जाम्पल वो यही है, ग्लास वाला एग्जाम्पल, इसमें वो ग्लास जो है वो बाहर इसीलिए आता है, वो पानी की बोतल इसलिए वापस से आ जाती है क्योंकि वो लिक्विड जो है डेंसिटी ज़्यादा, इसलिए वो प्रेशर ज़्यादा उसमें लग रहा होता है। और यही रीज़न है कि जो भी ऑब्जेक्ट एक वाटर बॉडी के ऊपर फ्लोट होता है उसका जो वेट है वो वेट जो है उस पर्टिकुलर पानी से कम होना चाहिए। मतलब वेट कम होगा इसका मतलब डेंसिटी उसमें कम है, और डेंसिटी कम है इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली उस पानी के ऊपर फ्लोट हो जाएगा। और डेंसिटी अगर किसी चीज़ की कम नहीं है तो डेंसिटी कम करने का तरीका क्या है? आप उसका एरिया बढ़ा दो। जितना जितना एरिया बढ़ा दोगे तो वो जो फोर्स है वो उस एरिया में फैल जाएगा और इससे उसकी जो प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। कैसे? जैसे अगर आपने एक पत्थर लिया आपने, और पत्थर का वेट है मान के चलो जैसे 100 ग्राम उस पत्थर का वेट है। ठीक है, अब इस पत्थर को अगर आप पानी में फेंकोगे तो ये पत्थर जो है वो पानी में सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। यही होता है, पत्थर जो है पानी में डूबता है हमेशा। देखा आपने? यस एंड नो? यस सर। ओके। अगर यस इस सर। पत्थर अगर इस पत्थर को आप एक बोट बना के उसके अंदर रखो और फिर उस बोट को अगर पानी के ऊपर रखो तो वो पत्थर डूबेगा नहीं। वो जो बोट है वो ऐसे होनी चाहिए कि उस बोट का जो सरफेस एरिया जो पानी के टच हो रहा होता है ना, वो मैक्सिमम उस पानी के टच हो। जितना ज़्यादा पानी के टच होगा इसका मतलब उसके ऊपर जो वो जो पत्थर है वो जितना फोर्स लगा रहा है वो डाइवर्ट हो गया इस एरिया में, एरिया बढ़ गया। तो फोर्स चाहे कितना ही है, फोर्स वही 100 ग्राम का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, अब फोर्स चाहे कितना ही है ये डाइवर्ट हो गया इतना एरिया में। जितना ज़्यादा एरिया पहले ये लग रहा था इसके सरफेस पे, पत्थर के सरफेस जितना एरिया अब लग रहा है वो जो बोट है उसके एरिया के जितना। तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ा यहाँ पे तो फोर्स क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? बताओ। अरे फोर्स कितना हो जाएगा? डिक्रीज। एरिया इंक्रीज तो फोर्स डिक्रीज, और फोर्स डिक्रीज तो क्या? प्रेशर भी डिक्रीज। डिक्रीज। ये देखो ये रहा, एरिया अगर बढ़ाओगे यहाँ पे तो फोर्स कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली फोर्स कम हुआ तो प्रेशर भी उसके ऊपर कम, और वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा। यही रीजन होता है जो बोट और जो ये होते हैं ना शिप वगैरह, उनका जो सरफेस एरिया जो होता है जिसके ऊपर वो पानी के टच करते हैं वो मैक्सिमम रखा जाता है।
शेप देखिए आपने बोट की, वो मैक्सिमम सरफेस उस पानी के टच हो, इसीलिए उसको इस तरह की शेप में रखा जाता है, जिससे कि वो उसके ऊपर कितना भी वेट रख दो या कितना भी फोर्स डाल दो, वो उसमें सिंक नहीं होता है। आया समझ में एग्जाम्पल? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। अब मैं आपको बता रहा था कि डेप्थ के हिसाब से भी प्रेशर में जो है वो चेंज आता है। एक लिक्विड, सेम लिक्विड वाटर जो है वो डेप्थ के हिसाब से उसमें प्रेशर जो है अलग अलग हो जाएगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझो, उसके बाद रीड करना इसको। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, फिगर नंबर ए देखो। इसमें 3 अलग अलग होल किए गए। ये रहा एक होल, होल नंबर 1, होल नंबर 2 और होल नंबर 3। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि होल नंबर 1 जो है वहां से थोड़ा कम पानी आ रहा है, इसीलिए वो वहीं पे प्रेशर में ज़्यादा आगे नहीं जा रहा है और यहीं पे ड्रॉप हो रहा है। होल नंबर 2 में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है और वो इस होल नंबर 1 से थोड़ा आगे वहाँ पे गिर रहा है। होल नंबर 3 जो सबसे नीचे है उसमें पानी जो है सबसे ज़्यादा प्रेशर से बाहर आ रहा है और ये सबसे दूर तक ये पानी को भेज रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे होल नंबर 1, 2, 3 कौन से होल में सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे फील होगा पानी को? C. तो यहाँ पे 1, 2 और 3 में 3 नंबर जो होल है वहाँ पे ज़्यादा पानी का प्रेशर फील होगा। रीजन देखो क्या है, रीजन इसका सिंपल है। मुझे बताओ यहाँ पे होल नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ या बीच में, इसके ऊपर कितना पानी? ओनली थोड़ा सा, इसलिए जितना पानी इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर, उतना इसके ऊपर प्रेशर आएगा। होल नंबर 2, ये देखो कितना पानी बढ़ गया, पानी का लेवल इसके ऊपर, यहां से लेके यहां तक का सारा पानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा। ठीक है, और ऐसे ही होल नंबर 3 सबसे नीचे है तो इसमें ये एरिया और इंक्रीज हो गया और ये भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा होल पे लग रहा है? 3 नंबर होल पे, क्योंकि उसके लेवल जो है उसमें पानी का लेवल सबसे ज़्यादा। सेम एग्जाम्पल को देखो, अगर सेम लेवल पे आपने कोई होल किए हैं इस तरह से, तो वो पानी का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा अगर पर्टिकुलर लेवल उनका सेम है, क्योंकि इसके ऊपर जो पानी का जो प्रेशर होगा वो सेम, जो पानी इसके ऊपर है लेवल के ऊपर, वो ही इन चारों होल के ऊपर प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसी वजह से पानी जो है वो इक्वली ही बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। डेप्थ में जैसे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता है, डेप्थ से जैसे बाहर आओगे वैसे ही प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, ओके। देखो, इसीलिए जो डाइविंग जो एक तरह से करते हैं जो लोग, मतलब कि डीप सी में अंदर तक जाते हैं, वो लोग स्पेशल सूट पहनते हैं इस तरह का। और इस सूट का एक खास बात ये होती है कि इसमें एक तो ऑक्सीजन मिलती रहती है और एक इसमें जो सूट में जो प्रेशर जो है वो बना रहता है। ह्यूमन बॉडी और बाहर के प्रेशर को ये एक तरह से बना के रखता है। ठीक है, इसीलिए स्पेशल तरह के सूट पहनते हैं। इसके अलावा आपने डैम्स वगैरह देखे होंगे तो ऊपर से तो ये जो होते हैं, ये इनका जो एक तरह से जो एरिया होता है वो थोड़ा ऐसे थिन होता है, लेकिन नीचे से जो एरिया होता है इनका, ये वाला एरिया नीचे से देखोगे तो इनका जो बेस होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है इनका ब्रॉड। क्यों? क्योंकि ये डैम के जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, उसके ऊपर नीचे वाला जो पानी होता है, जो सरफेस वाला जो पानी होता है, वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। बोतल में देखा आपने, ये एग्जाम्पल में 3 नंबर जो होल था सबसे नीचे था, तो जो सबसे नीचे जो पानी होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ऊपर का जो पानी है वो कम फोर्स लगाएगा। तो ज़्यादा फोर्स को एक तरह से कंपनसेट करने के लिए डैम के जो बेस की जो मोटाई है वो ज़्यादा रखी जाती है और ऊपर से वो मोटाई जो है वो कम रखी जाती है। आया समझ में डैम में किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है? अब देखो, एक होता है डिकम्प्रेशन सिकनेस। अब डिकम्प्रेशन सिकनेस ये क्या होता है? जैसे बहुत सारे जो एक तरह से साइंटिस्ट हैं वो अंदर ओशन में बहुत डीप में जाके स्टडी करते हैं। अब वो डीप में जाके वो चीज़ों को देखते हैं और वहाँ पे काफ़ी टाइम तक उनको वहाँ पे काम करना पड़ता है, तो वो हाई प्रेशर में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अब हाई प्रेशर में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर काम करता है तो उसका मेटाबॉलिज्म ऐसा हो जाता है कि उसको हाई प्रेशर में काम करने की आदत हो जाती है। अगर वो एकदम से उस हाई प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर में अगर वो आते हैं तो डर रहता है कि उनके जो ब्लड वेसल्स या फिर जो उनके टिश्यूज़ हैं वो कहीं ब्रेक ना हो जाए, कहीं वो टूट ना जाए या फिर श्रिंक ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए। क्यों? क्योंकि देखो,
हाई प्रेशर में है, हाई प्रेशर मतलब उनकी जो ह्यूमन बॉडी है वो अडप्ट कर चुकी होती है उस हाई प्रेशर को, अंदर से भी वो हाई प्रेशर लगा रही होती है उसको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन अगर मान के चलो वो हाई प्रेशर से एकदम से बाहर आ जाएंगे तो उनकी बॉडी हाई प्रेशर लगा रही है, बाहर लो प्रेशर है, अब बाहर लो प्रेशर है अंदर हाई प्रेशर है, तो उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फटने के चांस रहेंगे, टिश्यूज हैं वो ब्रस्ट होने के चांस रहेंगे। तो इसीलिए इस तरह की जो सिकनेस होती है जिसमें वो ऐसे जब बाहर आते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पेनफुल उनके लिए वो होता है, क्योंकि उनके जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके अंदर से जो प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा उनको फील हो रहा होता है। तो अलग अलग तरह की इसमें ब्रीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कुछ पेन हो सकता है, या फिर कई कंडीशंस में इसमें डेथ भी हो सकती है। ओके, इसके लिए सलाह दी जाती है कि अगर वो ऐसे डीप सी में काम करते हैं तो धीरे धीरे वो ऊपर आए, ऐसे नहीं सडन ऊपर आ गए सरफेस पे, धीरे धीरे वो रुक रुक के ऊपर आते हैं, पहले थोड़ा सा लेवल पे ऊपर आएंगे, फिर थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे, फिर थोड़ी देर ऊपर आएंगे, इस तरह से वो ऊपर आते रहते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और है, रीजन बिहाइंड द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। होता क्या है कि डाइवर्स जब डीप सी में काम कर रहे होते हैं तो डाइवर्स जो है वो वहाँ पे एक तरह से वाटर में सोल्यूबल जो ऑक्सीजन है उसको वहाँ पे वो एक तरह से इनहेल कर रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि ज़्यादा अगर वो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन या फिर गैस को, तो उसमें नाइट्रोजन जो गैस है वो ज़्यादा इनहेल उनके साथ में जा रही है, क्योंकि नाइट्रोजन कितनी एटमॉस्फेयर में 78%। तो ये एक तरह से नॉर्मल कंडीशन में अपन इनहेल करते हैं और इसको फिर बाद में वापस से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब डीप सी में वो काम करते हैं तो जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनके शरीर में जाएगी और ये डिजोल्व हो जाती है जल्दी से। तो ये जो डिजोल्व जो ऑक्सीजन है ये ट्रैप हो जाती है कहीं ना कहीं ब्लड में, और जब ये ब्लड में ऐसे ट्रैप हो जाती है तो फिर बाद में वो क्या बना देती है, ब्लड में जो ब्लड जो है अल्टीमेटली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ साथ ये नाइट्रोजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करके हुई जो नाइट्रोजन है ये ब्लड वेसल तक जाएगी, टिश्यूज तक जाएगी और वहाँ पे जाके क्लॉट बना लेगी, थोड़ा सा एक तरह से जो एक बोल सकते हैं आप बबल टाइप में क्रिएट कर देगी। अब ये जो बबल जो होता है ना, नाइट्रोजन के जो बबल होते हैं, यही एक्चुअल में इस तरह के पेनफुल जो कंडीशन होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखते हैं इसको। डीप अंडर वाटर द solubility of the gas increases because a greater amount of gas dissolves under high pressure. When the diver rises to the surface suddenly, there is a sudden drop in the surrounding pressure which causes the air to escape or decompress. This results in the formation of nitrogen bubbles in the blood and tissues, consequently causes shiver पेन्स टू द डाइवर्स। तो जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि उसी नाइट्रोजन की वजह से ऐसा जो है वो पेन उनको डाइवर्स को फील होता है। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे काम कर रहे होते हैं डीप सी में तो जो एक तरह से जो गैसेस का हाई प्रेशर में क्या होता है कि गैसेस में डिजोल्व होने की कंडीशन बढ़ जाती है, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डिजोल्व होने लगती है ह्यूमन बॉडी में। ओके, चलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जो अपना अर्थ है उसके ऊपर अपन ने देख लिया था कि अपने अर्थ पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आप देख पाते हो, लेकिन अदर जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले जुपिटर। ओके, देखो जुपिटर की बात कर रहा था, जुपिटर पे जो प्रेशर है वो हाईएस्ट प्रेशर है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको जुपिटर पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जितना बड़ा वो प्लानेट है उतनी ही उसके ऊपर गैसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उस गैस की वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर हैवी है, और जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर होगा। एक तो वहाँ पे वो प्रेशर है। आप वहाँ पे जो प्रेशर है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से है, जो कि एक तरह से वहाँ पे वो जो हाइड्रोजन गैस है वो सुपर हॉट लिक्विड एक मेटल के रूप में वहाँ पे वो देखने को मिलती है। ओके, इसके साथ ही वीनस जो है वहाँ पे भी एक तरह से थिक एटमॉस्फेयर है, और इसी वजह से वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर थिक होने की वजह से प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? अर्थ पे जितना प्रेशर है उससे 90 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर अपने को वीनस पे देखने को मिलेगा। चलो,
ये तो हो गए अदर प्लैनेट्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात। अब देखेंगे अपने जो अर्थ है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो लिक्विड फॉर्म में एक तरह से एयर है, तो इस वजह से अपने को वहाँ पे एक फिक्स जो फॉर्मूला अपना है वो क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। तो इस फॉर्मूले से आप इसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको फोर्स की डायरेक्शन पता नहीं है कि फोर्स किधर कौन सी डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए अपन देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अपना जो अर्थ है उसके चारों तरफ अलग अलग गैसों का एक एनवलप है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.94% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो 0.01% जो अदर गैसेज वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें नियोन, हीलियम, बाकी गैसेज होती है। लेकिन ये सारी गैसेस क्या मिलके एक तरह से प्रेशर लगाती है अपने अर्थ सरफेस के ऊपर। आपको मैक्सिमम जो सरफेस पे जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो देखोगे आप ओशन के, एक तरह से जो सी लेवल होता है ना, ओशन का जो सरफेस होता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से सबसे नीचे का जो पार्ट है अर्थ का, जहाँ पे अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो मैक्सिमम प्रेशर लगा रहा होता है। अब इसको फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वो फॉर्मूला कैसे बना उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको आप इस तरह से फील कर सकते हो कि एक कॉलम होगा, इस तरह से एक कॉलम होगा, और इसमें क्या होगा, मरकरी, और ये कॉलम की हाइट होगी 76 सेंटीमीटर। ठीक है, 76 सेंटीमीटर इस कॉलम की हाइट होगी, मरकरी इसमें भरा होगा, और इसको आप रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, सी लेवल पे, मतलब ओशन का जो सरफेस है ना वहाँ पे आप इसको रखोगे। जब आप इसको वहाँ पे रखोगे तो इसमें कुछ यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी, और वो जो यूनिट्स होगी वही अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करेगी। तो ये जो हाइट है इसकी वो कितनी है, 76 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये 2-3 चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। एक तो इसमें क्या क्या है, इस कॉलम में मरकरी, हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर या फिर 0.76 मीटर, और इसको रखना है सी लेवल पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो यहाँ पे मरकरी का जो डेंसिटी है, मैंने बताया था कि कोई भी लिक्विड होता है वो फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वेट होता है, और वेट किससे देखेंगे आप, उसको देखोगे उसमें डेंसिटी कितनी है। पत्थर और एक कॉटन का एग्जाम्पल देखा था अपन ने, उस हिसाब से। तो मरकरी का यहाँ पे डेंसिटी कितना है, वो है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूब मीटर, ये इसका डेंसिटी है। और सी लेवल है तो सी लेवल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा जिसको बोलते हैं जी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे आएगा, वो कितना होगा, वो होगा 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इन नेगेटिव बेटा मैंने पर ये जो देखो मैंने अपॉन कर दिया ना, तो फिर अब मेरे को नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं ये नहीं लगाता तब मेरे को नेगेटिव लगाने की आवश्यकता थी। तो फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, फॉर्मूला देखो यहाँ पे बनेगा, फोर्स इक्वल्स हाइट, हाइट कितनी है 76 सेंटीमीटर हाइट, और इसके बाद में ये जो मरकरी की जो डेंसिटी है इसको आप डिनोट करोगे रो से। रो का लिखने का तरीका इस तरह से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी से। जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे प्रेशर का एक फॉर्मूला क्या बन गया, हाइट मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई जी। अलग अलग चीजें समझ में आ गई। हाइट का मतलब जो मरकरी की जो हाइट है, जो कॉलम की हाइट है वो, जी जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर रहा है, जो कि है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ओके, और रो का मतलब क्या है, रो का मतलब है उस मरकरी की डेंसिटी, जिस भी लिक्विड के आप देखोगे उसकी आप यहाँ पे लगाओगे क्या, डेंसिटी। तो इसका एक एटमॉस्फेयर का जब प्रेशर आप फाइंड करोगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स कितना हो जाएगा, 76 मल्टीप्लाई, जो देखो ये जो वैल्यू थी ये किसकी वैल्यू है, ये है डेंसिटी की वैल्यू, 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मल्टीप्लाई 9.8, ये क्या है जी, इसकी वैल्यू। और सी लेवल का हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है हाँ, सी लेवल तो इसमें यहाँ पे इसकी यूनिट बन जाएगी क्या, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। और न्यूटन पर स्क्वायर मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, मीटर को क्या बोल सकते हैं, पास्कल। तो यहां से जब आप उसको सोल्व करोगे फर्दर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इस पूरे को बोल सकते हैं आप पास्कल। तो यहाँ पे इसकी यूनिट बनेगी
013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये बनी है इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक तरह से सॉल्यूशन। ओके, देखो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पहली यूनिट तो क्या आई, एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये अपने अभी फाइंड किया है। अब इसको अलग अलग तरह से अपन इसको ट्रांसफॉर करेंगे, जैसे कि ये ऐसा यूनिट में क्या बोलेंगे इसको, सीजीएस यूनिट में क्या बोलेंगे इसको, एक बार क्या होता है, एक मिली बार क्या होता है, एक टोर क्या होता है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी यूनिट क्या निकली थी मेरे पास, 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये आया था किस में, देखो जब कभी ऐसा आता है तो ये क्या होता है आपका एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है ये, एसआई। और इसी को अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो ये यूनिट बन जाएगी, देखो ये ऊपर वाली 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ हो जाएगा। यहाँ पे 10⁵ हो गया, पहले 10⁵ था, तो ये यहाँ पे यूनिट क्या बनेगी, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो यहां तक कि तो डाउट होगा नहीं क्योंकि ये तो आप पढ़ चुके हो। अब देखो मैंने बताया कि Yes, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को आप पास्कल भी लिख सकते हो, तो सेम चीज को यहाँ पे पास्कल में डिनोट करके लिख दिया। यहां तक समझ में आ गया? यस सर, आ गया समझ ओके, में। अब देखते हैं अगर इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बार इक्वल्स कितना होता है, 1 बार इक्वल्स होता है 10⁶ डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको बार में डिनोट करते हैं और इसी चीज को अगर आप ऐसा यूनिट में चेंज करोगे तो 10⁵ क्या बन जाएगा, 5, 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और अगर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, इसको आप ये ना लिख के पास्कल लिखोगे तो क्या बन जाएगा, 10⁵ पास्कल। ये हो गई 1 बार की यूनिट, अगर बार में अगर आपसे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछे तो। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी ये यूनिट होती है ना, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अपन बार में ही काउंट करते हैं इनको, जैसे कितना बार 1000 बार है कि कितना बार है। तो अभी आप आगे देखोगे बैरोमीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बार में कैसे यूज करते हैं इसको। ठीक है, आगे है मिली बार। तो मिली बार में देखो ये हो जाएगा 10⁻³ बार। अब 1 बार मतलब क्या हो गया, 10⁻³ मल्टीप्लाई 1 बार। अब यहाँ पे 1 बार से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस चीज को, तो ये बन जाएगा मिली बार में। तो यहाँ पे देखो कैसे किया इन्होंने, 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁶। 1 बार की वैल्यू क्या थी, देखो ये रही डाइन में 10⁶। तो यहाँ से ये डाइन में इसका यूनिट क्या आ जाएगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया डाइन में वैल्यू। और इसी चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा क्या, 10⁻³ मैंने आपको बेस और एक्सपोनेंट में समझाया था माइनस और प्लस को सोल्व करने का। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, एम, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे बन जाएगा 10⁻³ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बन गया डाइन में। अब इसको आप अगर इसमें चेंज करोगे, मतलब कि ऐसा यूनिट में चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 पावर कम कर दो इसमें, तो 10⁻³ कितना हो जाएगा, 2, और ये बन जाएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर। और न्यूटन स्क्वायर मीटर को आप क्या बोल सकते हो, पास्कल। तो 10⁻² पास्कल हो गया बार में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसी को जब आप टोर में लिखते हैं तो टोर में इसका मतलब हो जाता है कि 1 टोर इक्वल्स होता है 1 mm ऑफ मरकरी कॉलम। अब इसको आप जब चेंज करते हैं इसमें, तो यहां से इसका वैल्यू आता है 1 टोर का वैल्यू 133.3 पास्कल। ठीक है, 133 पॉइंट पास्कर है वो, पास्कल कल। हाँ ओके। तो ये हो गए कुछ यूनिट्स जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में आपको इनको अप्लाई करना है। कल हम इसमें देखेंगे बैरोमीटर, वाटर बैरोमीटर, और आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है आज इवनिंग में। ठीक है।